टैक्स इंसेंटिव्स फॉर स्टार्टअप्स सेक्शन 54 EE। बेसिकली ये जो हेडिंग है ना, ये आपकी बुक ने दी हुई है, टैक्स इंसेंटिव फॉर स्टार्टअप्स। मैं आपकी बुक भी दिखा देता हूँ एक बार आपको, जो आपका इंस्टीट्यूट ने अपलोड की हुई है बुक फॉर जून या जुलाई अटेम्प्ट हम कह सकते हैं अब तो। देखिए ये जो हेडिंग है ना, ये आपकी बुक ने दी हुई है, ठीक है, बट ये एक्चुअल हेडिंग नहीं है सेक्शन की। सेक्शन की एक्चुअल हेडिंग क्या है? कैपिटल गेन नॉट टू बी चार्ज्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इन यूनिट्स ऑफ अ स्पेसिफाइड फंड। ठीक है, ये आपकी एक्चुअल हेडिंग है। स्पेसिफाइड फंड का मतलब क्या है? कहता है जी एक ऐसा फंड विच इज एस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एक ऐसा फंड जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करेगी फॉर द पर्पस ऑफ स्टार्टअप्स, मतलब उस फंड में से स्टार्टअप्स को फंड्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो जी अगर कोई एसएससी अपना कैपिटल गेन, कौन सा कैपिटल गेन? कहता है फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ वन और मोर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। यहाँ पर लिखा कोई एसएससी, एनी एसएससी, मतलब स्पेसिफिकली सिर्फ इंडिविजुअल या एचयूएफ के लिए एप्लीकेबल नहीं है, किसी भी एसएससी के लिए एप्लीकेबल है ये एग्जम्पशन। अगर कोई भी एसएससी अपना कैपिटल गेन विच इज अराइज्ड फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ वन और मोर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट इन्वेस्ट करता है, कहाँ पर इन्वेस्ट करता है जी? स्पेसिफाइड फंड में। कौन से स्पेसिफाइड फंड में? कहता है जी विच मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और वो स्पेसिफाइड फंड किस लिए होगा? टू फाइनेंस द स्टार्टअप्स इन इंडिया। तो जी स्टार्टअप्स को बूस्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट बाकायदा फंड इन्वेस्ट करने की सोच रही है, और जो गवर्नमेंट फंड बनाएगी बाकायदा, उस फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, कहता है कब तक? उस फंड की सिक्योरिटीज में जो कि इशू की गई है बिफोर 1 अप्रैल 2019। ठीक है, उस फंड की सिक्योरिटीज में, यूनिट्स में जो कि इशू की गई है बिफोर 1 अप्रैल 2019। अच्छा जी कितने टाइम में इन्वेस्ट करना है? कहता है जी देखिए आपको कैपिटल गेन यहाँ हुआ है, तो कैपिटल गेन होने के विद इन 6 मंथ्स आपको इन्वेस्ट करना है, तो ये आपका कैपिटल गेन हुआ है। कहता है जी इस ड्यूरेशन में आपको इन्वेस्ट करना है। किस में इन्वेस्ट करना है? फंड्स में इन्वेस्ट करना है। कैसे इन्वेस्ट करोगे? कहता है जी उसकी यूनिट्स परचेज करके। और यूनिट्स कब तक परचेज, कौन सी यूनिट्स परचेज करनी है? कहता है वो जो इशू कर चुके हैं फंड्स के नाम की 1 अप्रैल 2019 से पहले, बिफोर 1 अप्रैल 2019। ठीक है, मैक्सिमम कितनी आप एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हो सेक्शन के अंदर? कहता है जी मैक्सिमम 50 लाख रुपीज इन एग्रीगेट बताया है। इन एग्रीगेट का मतलब चाहे एक साल में इन्वेस्ट कर रहे हो या एक से ज़्यादा साल में, टोटल मिलाकर। अगर मान के चलो फर्स्ट ईयर में इन्वेस्ट कर रहा हूँ 20 लाख, मुझे कैपिटल गेन हुआ, मैंने इन्वेस्ट कर दिया 20 लाख। अगले साल दोबारा मुझे कैपिटल गेन हुआ, मैंने दोबारा इन्वेस्ट कर दिया 20 लाख। फिर जी दोबारा मुझे 20 लाख का कैपिटल गेन हुआ, मैंने फिर दोबारा इन्वेस्ट कर दिया। कहता है जी टोटल आप इन एग्रीगेट 50 लाख का एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हो, चाहे एक साल में या एक से ज़्यादा साल में, इन एनी 1 और मोर फाइनेंशियल ईयर्स। ठीक है, अब जी एग्जम्पशन कितना मिलेगा? कहता है जी अगर मान के चलो मुझे कैपिटल गेन हुआ है 10 लाख रुपए का, अगर मैं 10 के 10 यूनिट्स परचेज करने में इन्वेस्ट कर देता हूं उस फंड्स की, तो कहता है एंटायर। अगर मैं 10 में से सिर्फ 7 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूं, तो जितना इन्वेस्ट किया उतना मुझे एग्जम्पशन मिलेगा, बाकी का 3 लाख टैक्सेबल होगा जी। ठीक है, कंडीशंस क्या है क्लेम करने की, ये चीज़ क्लियर है कितनी एग्जम्पशन मिलने वाली है? कहता है जितना कैपिटल गेन हुआ है वो सारा इन्वेस्ट कर देते हो तो सारे की एग्जम्पशन मिल जाएगी, सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट ऑफ 50 लाख रुपीज़। इससे ज़्यादा की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। अगर आप 1 करोड़ कैपिटल गेन हुआ है और 1 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हो, तब भी मैक्सिमम कितनी एग्जम्पशन मिलने वाली है? 50 लाख की। ठीक, अगर आपको जितना कैपिटल गेन हुआ है उससे कम इन्वेस्ट कर रहे हो, तो जितना इन्वेस्ट कर रहे हो उतनी की एग्जम्पशन मिलेगी। तो एंटायर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बॉन्ड्स विच एवर इज लोअर इज एग्जम्प्टेड। ठीक, कंडीशंस क्या बताई गई है? कहता है जी देखिए आपको बस एक चीज दिमाग में रखनी है, जो आप यूनिट्स परचेज करोगे उन यूनिट्स को आपको 3 साल तक सेल नहीं करना, उन यूनिट्स को 3 साल तक आपको होल्ड करे रखना है, तभी आपकी तरफ से कंट्रीब्यूशन माना जाएगा उन फंड्स में। ठीक, तो जी शुड नॉट बी ट्रांसफर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। और अगर ऐसा हुआ कि आपने ट्रांसफ़र कर दी, तो जिस प्रीवियस ईयर में आप ट्रांसफ़र कर रहे हो उस प्रीवियस ईयर में जितनी आपको एग्जम्पशन मिली थी वो सारा आपका प्रॉफिट कंसीडर किया जाएगा और टैक्सेबल होगा। द कैपिटल गेन एग्जम्प्टेड अर्लियर शैल बी टैक्स्ड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन द ईयर ऑफ द ट्रांसफ़र। तो मान के चलिए मैंने 2016-17
मैं परचेज की थी सिक्योरिटीज़, ठीक है। 17-18 कर लेते हैं, चलिए 17-18 में परचेज की थी सिक्योरिटीज़ और मैंने 2019-20 में सेल भी कर दी। तो 3 ईयर्स से पहले अगर मैंने सेल कर दी तो कहता है जी आपका ये जिस ईयर में सेल किया 2019-20 में जितनी एग्जम्पशन मिली थी आपको वो सारी आपका प्रॉफिट कंसिडर किया जाएगा, सारी आपकी टैक्सेबल होगी, ठीक है। अच्छा एक और चीज़, इन यूनिट्स के ऊपर आपको इवन लोन भी नहीं लेना। अगर आप किसी तरह का लोन लेते हो, एडवांस लेते हो, तब भी मान के चला जाएगा कि आपने ट्रांसफ़र कर दिया जी, तो 3 साल तक इनके ऊपर आपको लोन भी नहीं लेना, किसी तरह का एडवांस भी नहीं लेना। ऐसा नहीं है कि बैंक के पास गिरवी करवा के लोन ले लिया उसके अगेंस्ट या एडवांस ले लिया उसके अगेंस्ट। कहता है मान के चलेंगे उस केस में भी कि आपने ट्रांसफ़र कर दिया 3 साल से पहले और आपकी जो एग्जम्पशन है वो ख़त्म। जिस ईयर में लोन लोगे या एडवांस लोगे उस ईयर में वो आपकी इनकम कंसिडर की जाएगी, पूरा कैपिटल गेन, और फिर आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। आ जाइए जी, नेक्स्ट है हमारा कैपिटल गेन ऑन द ट्रांसफर ऑफ सर्टेन कैपिटल एसेट्स नॉट टू बी चार्ज्ड इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ए रेजिडेंशियल हाउस। तो जी 54F कहता है जी आप कोई भी कैपिटल गेन, कहता है जी कैपिटल गेन फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंशियल हाउस, इसको छोड़कर इस वाले कैपिटल गेन को छोड़कर अगर आप कोई अपना रेजिडेंशियल हाउस ट्रांसफर करते हो उससे आपको कैपिटल गेन होता है तो उसे छोड़ दीजिए। उसके अलावा कोई और कैपिटल गेन होता है, उसके अलावा कोई और कैपिटल गेन होता है, कहता है इस कैपिटल गेन को अगर आप इन्वेस्ट करते हो फॉर परचेजिंग या कंस्ट्रक्टिंग रेजिडेंशियल हाउस, किस चीज के लिए कहता है, फॉर परचेजिंग या कंस्ट्रक्टिंग रेजिडेंशियल हाउस, तो जी आपको एग्जम्पशन मिलेगी, ठीक है। तो रेजिडेंशियल हाउस को छोड़कर कोई और एसेट ट्रांसफर करने की वजह से आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो जी उसे आप इन्वेस्ट करते हो फॉर परचेजिंग या कंस्ट्रक्टिंग अनदर रेजिडेंशियल हाउस। अनदर में क्यों कह रहा हूँ, कहते हैं मान के चलिए आपके पास एक है तो आप एक और परचेज कर रहे हो तब भी आपको एग्जम्पशन मिलेगी, लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी 2 या ज़्यादा है, 2 और मोर, अगर आपके पास ऑलरेडी 2 या 2 से ज़्यादा है तब आप इन्वेस्ट करते हो एक और के लिए, कहता है फिर आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। तो जी जब आप ये इन्वेस्ट कर रहे हो फॉर परचेजिंग और कंस्ट्रक्टिंग रेजिडेंशियल हाउस तब आपके पास मैक्सिमम 1 रेजिडेंशियल हाउस होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। आ जाइए, कहता है हु कैन क्लेम एग्जम्पशन। अब रेजिडेंशियल हाउस केस में तो किसको मिलने वाला है, सिर्फ इंडिविजुअल को या एचयूएफ को, ठीक। विच कैपिटल गेन इज एग्जम्प्टेड, कहता है कैपिटल गेन फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अदर देन एनी रेजिडेंशियल हाउस, ठीक है जी। कंडीशंस क्या बताई गई, कहता है एसएससी शुड परचेज 1 रेजिडेंशियल हाउस इन इंडिया विद इन 1 ईयर बिफोर। तो जी मान के चलिए आपका कैपिटल गेन हुआ है यहां पर, ये हमारी टाइमलाइन है, आपका कैपिटल गेन हुआ है यहां पर, ठीक है। या तो आपने परचेज किया है कैपिटल गेन से, मतलब जिस डेट को आपने ट्रांसफर की थी कैपिटल एसेट, जिस डेट को आपको कैपिटल गेन माना जाएगा कि हो गया है, राइट, तो यह डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। कहता जी या तो आपने इससे 1 साल पहले या फिर इसके 2 साल बाद, इस ड्यूरेशन में अगर आपने रेजिडेंशियल हाउस परचेज कर लिया तो भी वैलिड है, ठीक है। तो परचेज की बात कर रहे हैं हम, परचेज की बात कर रहे हैं, क्या कह रहा है जी, कहता है जी परचेज अ रेजिडेंशियल हाउस सिचुएटेड इन इंडिया विद इन 1 ईयर बिफोर और 2 years आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, ठीक। या फिर कहता है जी 3 years के अंदर अंदर, कहता है यहां से 3 साल के अंदर अंदर कंस्ट्रक्ट
तो आपने बना बनाया परचेज किया है, तो आपको कितना टाइम दिया गया है, कहता है अगर जिस डेट पर आपने कैपिटल एसेट ट्रांसफर करी है उससे 1 साल पहले परचेज किया था तो भी यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा कि भाई आपने ये जो इन्वेस्टमेंट है, जो आपकी कैपिटल गेन है, ये कैपिटल गेन इस परचेज में इन्वेस्ट कर दिया होगा। कहता है या डेट ऑफ ट्रांसफ़र से 2 साल के अंदर अंदर आपने परचेज किया तो भी मान के चला जाएगा कैपिटल गेन आपने यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया होगा। हाँ, अगर आप खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, परचेज नहीं कर रहे, तो उस केस में कहता है डेट ऑफ ट्रांसफ़र से 3 साल दिए गए हैं आपको कि 3 साल के अंदर अंदर आप कंस्ट्रक्ट कर लिया अगर आपने रेजिडेंशियल हाउस, तो भी मान के चला जाएगा कि कैपिटल गेन आपने यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, तो तीनों ही केस में वैलिड मानी जाएगी और आपको एग्जम्पशन मिलेगा फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, जिसका कैपिटल गेन आप यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, जिसके लिए आपको एग्जम्पशन मिलेगी। ठीक, कहता है जी चलिए ये बात तो ठीक है कि आपने हमें टाइम दे दिया अच्छा खासा, लेकिन मान के चलिए कि मैंने ये जो कैपिटल एसेट थी ये ट्रांसफ़र करी थी 17/9/2019 में। अब जी मुझे रिटर्न तो फाइल करनी है ना अपनी, मुझे रिटर्न फाइल करनी है लेट्स से 31 जुलाई 2020 में, रिटर्न फाइल करनी है 31 जुलाई 2020 में। तो जी जब मैं ये रिटर्न फाइल करूँगा तब तक अगर मैंने परचेज नहीं किया या तब तक अगर मैंने कंस्ट्रक्ट नहीं किया तो उन पैसों का क्या करूँगा, क्या मुझे टैक्स देना पड़ेगा? तो ये तो दुविधा वाली कंडीशन हो गई। कहता है रिटर्न आपको यहाँ तक फाइल करनी थी लेकिन हमने आपको इन्वेस्ट करने के लिए टाइमलाइन इतनी लंबी लंबी दे दी। तो आप एक काम करो कि जी ये जो रिटर्न फाइल करनी है उससे पहले अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करी है रेजिडेंशियल हाउस परचेज करने में या कंस्ट्रक्ट करने में, या कंप्लीट इन्वेस्टमेंट नहीं करी है, अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी थी लेकिन अभी रह रही है, तो कहता है जितना इन्वेस्ट हो गया उसकी डिटेल्स तो रिटर्न में दे दो, जितना यहाँ तक इन्वेस्ट हो गया डेट ऑफ रिटर्न तक उसकी डिटेल्स तो रिटर्न में दे दो, और जितना इन्वेस्ट नहीं हुआ उसके लिए फिर आप कैपिटल गेन स्कीम के अंदर डिपॉजिट करवा दो मनी। राइट, तो जी इन्होंने बड़ी सिंपल सी बात कही। कहता है द नेट सेल कंसिडरेशन हैज टू बी डिपॉजिटेड अंडर द कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम इफ द इन्वेस्टमेंट इज नॉट मेड बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। ठीक है, फिर जी इसके अंदर से पैसा निकाल लेना जब भी जरूरत पड़ेगी और कंस्ट्रक्शन या परचेज के लिए, और वहाँ इन्वेस्ट कर देना विद इन द टाइम फ्रेम जो बताया गया है। भाई ट्रांसफ़र के 2 साल के अंदर अंदर आप परचेज कर सकते हो, 3 साल के अंदर अंदर कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप इसमें पैसा डिपॉजिट करवा देते हैं तो भी हम मान के चलेंगे कि आपकी इंटेंशन है कि विद इन द टाइम फ्रेम आपको इन्वेस्ट करना है पैसा फॉर परचेजिंग या कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेजिडेंशियल हाउस, तो आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कहता है एक बार टाइम लिमिट ख़त्म हो गई, ये 2 साल की या 3 साल की टाइम लिमिट ख़त्म हो गई, भाई 3 साल की टाइम लिमिट ख़त्म हुई मानी जाएगी, क्योंकि 3 साल तक तो एसएससी के पास एक प्ली है ना कि हाँ जी मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ और कंस्ट्रक्शन में पैसा मुझे इन्वेस्ट करना है। राइट, कहता है जिस प्रीवियस ईयर में ये 3 साल ख़त्म हो जाएंगे, अगर तब तक सारा कैपिटल गेन आपने इन्वेस्ट नहीं किया तो फिर आपको हम बताएंगे कितनी एग्जम्पशन आपको मिलने वाली है। ठीक, और जो पैसा आपने यहाँ पर डाला था कैपिटल गेन अकाउंट के अंदर, स्कीम के अंदर, वो इस प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है जी, आइए अब मान के चलते हैं, जो पहले एक बार यहाँ तक क्लियर कर ले। कहता है अमाउंट यूटिलाइज्ड बाय द एसएससी फॉर द परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू एसेट एंड द अमाउंट सो डिपॉजिटेड शैल बी डीम्ड टू बी द कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट। राइट, तो मान के चलते हैं मुझे कैपिटल गेन हुआ था लेट से 10 लाख रुपए का। अब जी यहाँ पर मतलब टोटल मेरे पास सेल कंसिडरेशन 10 लाख रुपए आई थी। अब ये 10 लाख रुपए में से लेट से मैंने 3 लाख रुपए तो इन्वेस्ट कर दिया कंस्ट्रक्शन में, 7 लाख रुपए भी इन्वेस्ट नहीं किया था मैंने डेट ऑफ रिटर्न से पहले, तो जी मैंने उठा के इसे इस स्कीम में डिपॉजिट करवा दिया। राइट, तो टोटल मिला के सारे पैसा तो मैंने या तो कंस्ट्रक्शन में लगा दिया या स्कीम में डिपॉजिट करवा दिया, तो भैया ये कंप्लीट ही तो माना जाएगा ना कि मैंने एक तरह से इन्वेस्टमेंट कर दी। 3 लाख की तो इन्वेस्टमेंट कर दी, 7 लाख रुपए अलग से उठा के एज पर द स्कीम जो आपने मुझे बताई उसके अंदर डिपॉजिट करवा दिया। ठीक है, तो वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर।
आज जी एग्जामिशन कितने मिलने वाली है। अब जी यहां पर ना आपको सिर्फ कैपिटल गेन नहीं देखना, here you have to consider net sale consideration। यहां पर आपको सिर्फ कैपिटल गेन नहीं देखना, आपको नेट सेल कंसिडरेशन कंसिडर करनी है। ठीक है, मतलब जैसे मैंने जो भी कैपिटल एसेट सेल करी थी, हमने शुरुआत में क्या डिस्कस किया था, कहता है जी एक ये वाली कैपिटल एसेट को छोड़कर, मतलब कैपिटल गेन फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंशियल हाउस, इसको छोड़कर बाकी और किसी भी कैपिटल एसेट से अगर कैपिटल गेन होता है तो उसके लिए हम इस सेक्शन के अंदर जा सकते हैं। ठीक, अब जी मान के चलते हैं कि कोई भी एसेट थी जो मैंने ट्रांसफर करी 11 लाख की, ये क्या है, सेल कंसिडरेशन जो मुझे मिला। अब इसमें से लेट से मुझे कैपिटल गेन हुआ था 4 लाख मान के चलते हैं, तो 11 लाख की सेल कंसिडरेशन थी जिसमें से कैपिटल गेन हुआ था 4 लाख। अच्छा ये तो सेल कंसिडरेशन है ना, मान के चलिए 1 लाख रुपए मैंने खर्चा भी किया था सेल करने के लिए, तो जी एक्सपेंस भी तो डिडक्ट करेंगे, एक्सपेंस भी तो 1 लाख का घटाएंगे। तो एक्चुअल में जो सेल कंसिडरेशन मानी जाएगी, नेट सेल कंसिडरेशन जो मानी जाएगी, नेट सेल कंसिडरेशन तो कितनी मानी जाएगी, 10 लाख। अब जी 10 लाख में से मैं मान रहा हूँ मेरा कैपिटल गेन कितना था, 4 लाख। ठीक है, अब जी ये जो नेट सेल कंसिडरेशन है ना, ये पूरी की पूरी इन्वेस्ट करनी है फॉर परचेजिंग और कंस्ट्रक्टिंग अ रेजिडेंशियल हाउस, दिस अमाउंट शैल बी इन्वेस्टेड। मतलब वी हैव टू कंसीडर दिस अमाउंट, नेट सेल कंसिडरेशन। इस सेक्शन के अंदर सिर्फ कैपिटल गेन को कंसीडर नहीं करना है कि कैपिटल गेन आगे इन्वेस्ट किया नहीं किया, कहता है जी नेट सेल कंसिडरेशन को कंसीडर करना है। ठीक है, अगर आपने ये 10 के 10 लाख रुपए आगे इन्वेस्ट नहीं किए तो प्रोपोर्शनेट बेसिस के ऊपर आपको एग्जम्पशन मिलने वाली है। मान के चलिए 50% ही इन्वेस्ट किया है तो जी कैपिटल गेन का भी 50% ही आपको एग्जम्पशन मिलेगी, मतलब 2 लाख की एग्जम्पशन मिलेगी, बाकी 2 लाख के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। मान के चलिए इसका 75% इन्वेस्ट किया है तो भैया फिर इसका भी 75% ही एग्जम्पशन मिलेगी, बाकी का 25% पे टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है जी। इफ द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द न्यू रेजिडेंशियल हाउस इज ग्रेटर देन नेट सेल कंसिडरेशन, तो वी हैव टू कंसीडर द नेट सेल कंसिडरेशन। ठीक है, तो जी जो रेजिडेंशियल हाउस लेट से मैं परचेज करने जा रहा हूं वो रेजिडेंशियल हाउस था 20 लाख का, तो मान के चला जाएगा जितनी भी आपको कैपिटल एसेट ट्रांसफर करके सेल कंसिडरेशन मिली वो सारी आपने ये रेजिडेंशियल हाउस को कंस्ट्रक्ट करने में या परचेज करने में इन्वेस्ट कर दी, 20 के 20 लाख रुपए, तो जी सारी की मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। राइट, क्या लिखा हुआ है जी, कहता है जी देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज एग्जम्प्टेड, एंटायर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज एग्जम्प्टेड। ठीक, इफ द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द न्यू रेजिडेंशियल हाउस इज लेस देन नेट सेल कंसिडरेशन, तो जी हमने कहा कि इन्वेस्टमेंट कितनी करी 5 लाख, सेल कंसिडरेशन कितनी थी 10 लाख, मतलब इन्वेस्टमेंट कितनी करी 50%, तो भैया प्रोपोर्शनेटली आपको एग्जम्पशन मिलेगी। ठीक, तो आपने 50% इन्वेस्ट किया है तो 50% ही आपको एग्जम्पशन मिलने वाली है। ठीक है जी, तो जिस तरह यहाँ पर है ना कि हमारे पास सेल कंसिडरेशन कितनी है 10 लाख, इन्वेस्टमेंट इन न्यू हाउस कितनी है 5 लाख। ठीक, तो जी इनटू में कैपिटल गेन कितना है लेट से 4 लाख, तो कितना आया 1/2, तो कितने मिलने वाली है 2 लाख की तो एग्जम्पशन मिलने वाली है, बाकी 2 लाख का आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो आपको कैसे निकालना है, कहता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन्वेस्टमेंट इन न्यू हाउस अपॉन में सेल कंसिडरेशन इनटू में लॉन्ग टर्म, तो ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट इन न्यू हाउस अपॉन में सेल कंसिडरेशन हमारे पास क्या आ जाएगी परसेंटेज, उतना परसेंट आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जम्प्टेड होगा, बाकी पे आपको टैक्स पे करना होगा। ठीक, अब यहाँ कंडीशन क्या बताई गई, पहली कंडीशन तो हम डिस्कस कर चुके हैं, कहता है जी जिस वक्त आप न्यू रेजिडेंशियल हाउस के लिए एग्जम्पशन क्लेम करने की बात कर रहे हैं उस वक्त मैक्सिमम आपके पास एक और रेजिडेंशियल हाउस होना चाहिए, द एसएससी शुड नॉट ओन मोर देन 1 रेजिडेंशियल हाउस ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर।
ठीक है। अगर आपके पास ऑलरेडी 2 रेजिडेंशियल हाउस है या 2 से ज़्यादा रेजिडेंशियल हाउस है तो भैया फिर आपको इस सेक्शन में कोई एग्जम्पशन नहीं मिलने वाली। द एसएससी शुड नॉट परचेज एनी अदर रेजिडेंशियल हाउस विद इन 2 years और ऑफ होना चाहिए ये, ऑफ और कंस्ट्रक्ट एनी, अच्छा ये और ही है, और कंस्ट्रक्ट एनी अदर रेजिडेंशियल हाउस विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ ओरिजिनल एसेट। तो जी ये जो ओरिजिनल एसेट आपने ट्रांसफ़र करी थी उसके 2 साल के अंदर अंदर आपको परचेज करने का टाइम दिया गया था, उसके 3 साल के अंदर अंदर आपको कंस्ट्रक्ट करने का टाइम दिया गया था। कहता है बस एक ही रेजिडेंशियल हाउस आप परचेज कर रहे हैं या एक ही रेजिडेंशियल हाउस आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसके अलावा कोई और रेजिडेंशियल हाउस ना परचेज करेंगे इस ड्यूरेशन में और कोई और रेजिडेंशियल हाउस कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे कंस्ट्रक्शन वाले केस के अंदर 3 साल के अंदर। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो जितना भी कैपिटल गेन आपका एग्जम्प्ट हुआ था दैट विल बी चार्जेबल टू टैक्स एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन दैट ईयर, जिस ईयर में आपने दूसरा रेजिडेंशियल हाउस परचेज कर लिया या कंस्ट्रक्ट कर लिया। तो सिर्फ एक और रेजिडेंशियल हाउस ही परचेज करेंगे या कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसी के लिए आप एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। अगर इस ड्यूरेशन में आपने एक से ज़्यादा रेजिडेंशियल हाउस कंस्ट्रक्ट कर लिए या परचेज कर लिए तो भैया आपको कोई एग्जम्पशन नहीं मिलने वाला। इनफैक्ट जो एग्जम्पशन मिला था वो भी सारा टैक्सेबल हो जाएगा। आ जाइए जी 54GA स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाला सेक्शन। अब देखिए इस सेक्शन में बड़ी सिंपल सी बात कही गई है कि मान के चलिए आपकी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, कहां पर है, अर्बन एरिया में। कहां पर है जी, किसी अर्बन एरिया में। कहता है अर्बन एरिया का मतलब क्या है, इसमें क्लियर कट लिखा हुआ एज डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जिस अर्बन एरिया को या जिस एरिया को अर्बन एरिया डिक्लेयर करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन स्पेसिफिकली। ठीक है, तो जी आपकी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है अर्बन एरिया में, आप उस इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को शिफ्ट कर रहे हैं SEZ में। कहां शिफ्ट कर रहे हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। कहता है जी दिस स्पेशल इकोनॉमिक जोन मे बी इन अर्बन एरिया मे बी इन एनी अदर एरिया। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहां पर है वो मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि आपकी जो करंट एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है वो कहां पर है। वो अगर उस अर्बन एरिया में है विच इज नोटिफाइड एज अर्बन एरिया बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, और आप उस अर्बन एरिया से शिफ्ट कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग SEZ में, तो कैसे शिफ्ट करेंगे। मान के चलिए मैं जिस अर्बन एरिया में मेरी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है वहाँ से चीज़ें बेचूंगा ना, बिल्डिंग बेचूंगा, प्लांट बेचूंगा, मशीनरी हो सकता है कुछ ट्रांसफ़र करूँ, कुछ बेचना पड़े मुझे, एसेट्स कुछ मैं ट्रांसफ़र करूँ एज इट इज़, कुछ बेचना पड़े मुझे, राइट। तो जी सेल तो करनी पड़ेगी ना काफ़ी चीज़ों की जब मैं शिफ्टिंग की बात कर रहा हूँ। तो जब मैं अपनी कैपिटल एसेट्स की सेल करूँगा, मैं अपनी कैपिटल एसेट किसी और को ट्रांसफ़र करूँगा, ठीक है, तो उस केस में मुझे कैपिटल गेन भी होगा। तो उस कैपिटल गेन की बात की जा रही है कि वो एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा अगर आप हमारे कहने से अर्बन एरिया से अपनी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग शिफ्ट कर रहे हैं SEZ में। तो जो ये जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग शिफ्ट करने में जो आप कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र करेंगे किसी और को, उसमें आपको जो कैपिटल गेन होगा दैट कैपिटल गेन विल बी एग्जम्प्टेड अगर आप वो पैसा ये जो नई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग यहाँ पर सेट करेंगे SEZ में उसकी एसेट्स परचेज करने के लिए यूटिलाइज करते हैं। तो ठीक है, तो कुल मिला के अगर आप अर्बन एरिया से अपनी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग SEZ में शिफ्ट करते हैं और उस ड्यूरेशन में कोई भी आपको कैपिटल गेन होता है तो दैट विल बी एग्जम्प्टेड अगर आप उस पैसे को SEZ वाली इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के अंदर यूटिलाइज करते हैं तो इन परचेजिंग, कहता है जी मतलब एसेट्स, प्लांट है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, लैंड है, राइट। हाँ जी, हु कैन क्लेम द एग्जम्पशन, एनी SSC। कहता है विच कैपिटल गेन इज एग्जम्प्टेड, कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन द ट्रांसफर ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जैसे कि प्लांट है, बिल्डिंग है, राइट, अदर देन फिक्सचर एंड फिटिंग्स बोला गया है। तो फिक्स्ड एसेट है, बिल्डिंग मुझे बेचनी पड़ेगी, प्लांट मुझे बेचना पड़ेगा, राइट, लैंड हो सकता है मेरे पास हो वो मुझे बेचनी पड़ेगी तभी तो शिफ्ट कर पाऊंगा SEZ के अंदर। ऑफ द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इफेक्टेड इन द कोर्स ऑफ शिफ्टिंग ऑफ सच इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग टू SEZ। कंडीशन क्या है जी एग्जम्पशन क्लेम करने की, ट्रांसफर इज इफेक्टेड इन द कोर्स और इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ शिफ्टिंग द
undertaking from an urban area as declared by the central government to any SEZ. कहता है SEZ may be developed in any urban area or any other area. ठीक, फिर जी एसेट ट्रांसफर्ड क्या है जी, मशीनरी है, प्लांट है, बिल्डिंग है, लैंड है, एनी अदर राइट है, कुछ भी, ठीक, एक्सेप्ट फर्नीचर एंड फिटिंग्स, इनको छोड़कर राइट्स इन बिल्डिंग और लैंड यूज्ड फॉर द बिजनेस ऑफ द एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। तो आप इनमें से कुछ भी ट्रांसफर कर रहे हैं जिसमें आपको कैपिटल गेन हो रहा है। तो कैपिटल गेन कहते हैं मे बी शॉर्ट टर्म मे बी लॉन्ग टर्म, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वह कैपिटल गेन आपको जो SEZ में नई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग सेट करोगे वहाँ यूटिलाइज करना है कितने टाइम के अंदर, कहता है विद इन 1 year बिफोर और 3 years आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ द फॉर द स्पेसिफाइड पर्पस। ठीक, तो जी कहता है जी अगर आप इस डेट को अपनी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो अगर 1 साल पहले आपने SEZ में इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया था तब भी मान के चलेंगे कि ये इसीलिए बेच रहे हैं क्योंकि आपने SEZ के अंदर एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया था। कहता है अगर आप पहले यहाँ पर बंद करना चाहते हैं बाद में SEZ में ट्रांसफ़र होना चाह रहे हैं तो भी 3 साल का टाइम आपको दिया है कि कोई नहीं 3 साल के अंदर अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर द स्पेसिफाइड पर्पस। और स्पेसिफाइड पर्पस क्या है, परचेज ऑफ एसेट्स फॉर द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एस्टेब्लिश्ड इन SEZ। ठीक, तो परचेज ऑफ न्यू मशीनरी और प्लांट फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इन द स्पेशल इकोनॉमिक जोन, acquisition of land, building or construction of building for the purpose of SSC's business in the SEZ, expense of shifting of the old undertaking and its establishment to the SEZ, incurring of expenditure on such other purposes as may be notified by the central government। ठीक है, तो जी कुल मिला के यहाँ से अपनी लैंड, अपनी बिल्डिंग, अपने प्लांट, अपनी मशीनरी बेचकर SEZ में जा रहे हो, वहाँ जाकर नई लैंड बिल्डिंग परचेज़ करोगे, नई मशीनरी परचेज़ करोगे, न्यू प्लांट परचेज़ करोगे, ट्रांसफ़र करने का खर्चा है, तो वो सारी चीज़ में अगर आप वो कैपिटल गेन यूटिलाइज करते हो तो यू कैन क्लेम द एग्जम्पशन। क्लियर है जी। कैपिटल गेन ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंशियल प्लॉट, कहता है जी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अ हाउस और अ प्लॉट ऑफ लैंड। ठीक, सेक्शन क्या है 54 GB। अब जी ये जो स्पेसिफिक सेक्शन है ना किसके लिए है, कहता है फॉर दोज हु प्लान टू सेल द रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्ट द कैपिटल गेन इन स्टार्टअप। मान के चलिए मेरे पास अपना एक घर है, एक हाउस है, ठीक है, अब मुझे जी कुछ नया करना है, मार्केट में काम करना है, मुझे एक स्टार्टअप सेट करना है, मुझे एक कंपनी बनानी है, ठीक है, और काम करना है, मुझे बिजनेस करना है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, कहीं से मिल भी नहीं रहा मुझे पैसा, तो मैं क्या करता हूँ अपने इस घर को बेचकर पैसा अरेंज करता हूँ। तो जिस घर को बेचूंगा तो मुझे कैपिटल गेन हो सकता है, इस घर को बेचूंगा तो मुझे कैपिटल गेन हो सकता है, तो जो मेरे पास पैसा आएगा वो मैं अपने इस काम में लगाऊंगा। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कंपनी मेरी, क्योंकि जी 50% या उससे ज़्यादा शेयर्स मेरे पास होने चाहिए तभी एग्जम्पशन मिल पाएगी, और 50% या उससे ज़्यादा शेयर्स का मतलब क्या हो गया, ये कंपनी मेरी। तो एक तरह से कि मैं बिजनेस करना चाह रहा हूँ जिसके लिए मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे अपना घर बेचना पड़ रहा है, अपना घर बेच के मैं जो पैसा आएगा वो अपने न्यू स्टार्टअप में इन्वेस्ट करूँगा। अगर मैं सारा पैसा इन्वेस्ट करता हूँ तो जी सारे की एग्जम्पशन मिल जाएगी, अगर थोड़ा इन्वेस्ट करता हूँ तो प्रोपोर्शनेट एग्जम्पशन मिल जाएगी। ठीक है, तो जी किसको मिलने वाली है, कहता है रेजिडेंशियल हाउस वाला केस आ गया तो इंडिविजुअल और HUF इन दोनों को ही मिल सकती है। फिर जी विच कैपिटल गेन इज एग्जम्प्टेड, कहता है जी कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन द ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म रेजिडेंशियल हाउस दैट इज अ हाउस और द प्लॉट ऑफ लैंड इफ ट्रांसफर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग 1 April 2012 एंड 31 March 2017। तो जी जनरल केस के अंदर ये जो स्कीम थी कब तक एप्लीकेबल थी, कहता है अगर आप अपना रेजिडेंशियल हाउस ट्रांसफर कर रहे हो 1 April 2012 से 31 March 2017 के बीच में, तो कायदे से इन जनरल नाउ दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल या अवेलेबल, दिस एग्जम्पशन इज नॉट अवेलेबल फॉर जनरल पब्लिक। ठीक,
क्योंकि स्कीम बेसिकली ख़त्म हो चुकी है। अगर इस ड्यूरेशन में आप अपना सेल करते घर तभी आप इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते थे। लेकिन कहता है एलिजिबल स्टार्टअप्स के केस में ये जो टाइम पीरियड है ये एक्सटेंड करके 2019 तक दिया गया एक्सटेंशन। इसका मतलब 31 दिसंबर मार्च 2019 तक अगर एलिजिबल स्टार्टअप अपना रेजिडेंशियल हाउस सेल करता है और इन्वेस्ट करता है न्यू कंपनी के अंदर तो उस केस के अंदर डेफिनेटली एप्लीकेबल है। ठीक है, बट वही वाली बात है कि 31 मार्च तक सेल करना था ना, तो जी प्रीवियस ईयर क्या हो गया 18-19 और असेसमेंट ईयर क्या हो गया 19-20। अब क्या चल रहा है असेसमेंट ईयर 20-21। तो कायदे से देखा जाए तो जितने भी लोग इस चीज़ का बेनिफिट ले सकते थे, इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकते थे, वो अब कोई भी इस असेसमेंट ईयर में ये बेनिफिट नहीं ले सकता। प्रीवियस ईयर 19-20 में ये बेनिफिट किसी के लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, आ जाइए जी, फिर भी पढ़ते हैं क्योंकि आपकी बुक में दिया हुआ है। कंडीशंस पढ़िए पहले तो। आपको चीज़ समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूँ कि भैया एक महल है सपनों का जिसमें हम रहते थे, रेजिडेंशियल हाउस है, वो बेचकर हम लोग काम करना चाहते हैं तो अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक, पैसा तो जी क्योंकि हम पैसा फाइनेंशियल मार्केट में लेके आ रहे हैं, हम काम करना चाहते हैं, हम प्रोडक्शन करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, उसके लिए पैसे को यूटिलाइज कर रहे हैं। इसलिए इस हाउस को सेल करके जो कैपिटल गेन होगा उसको एग्जम्प्ट किया गया है। एग्जम्पशन लिमिट कितनी हो नीचे पड़ेंगे, पहले कंडीशंस देख लीजिए। एसएससी बिफोर द डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम, जैसे मैंने कहा कि 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल करनी होती है। यूटिलाइजेज द नेट कंसिडरेशन फॉर सब्सक्रिप्शन इन द इक्विटी शेयर्स, तो जी जो घर को बेचकर पैसा आया, नेट कंसिडरेशन, सेल कंसिडरेशन की बात की जा रही है, सिर्फ कैपिटल गेन की बात नहीं की जा रही यहाँ पर भी। कहता है जो घर को बेच के पैसा आया वो कहाँ यूटिलाइज कर रहा है, फॉर सब्सक्रिप्शन इन द इक्विटी शेयर्स ऑफ एलिजिबल कंपनी। एलिजिबल कंपनी क्या है वो भी नीचे देखेंगे हम। ठीक, फिर जी द कंपनी हैज़ विद इन 1 ईयर, अच्छा मैंने अपना घर बेचा, मैंने अपना ये घर बेचा, पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर दिया, कहता है जी कंपनी में। कंपनी क्या परचेज करे, शेयर्स। कंपनी क्या परचेज करे, शेयर्स। कम से कम कितने शेयर्स होने चाहिए मेरे इस कंपनी में वो भी देखेंगे हम, तब एग्जम्पशन मिलेगी। ठीक है, फिर जी कंपनी के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई। कहता है सिर्फ कंपनी के शेयर्स नहीं परचेज करने, आपकी कंपनी है, आपने पैसा दिखाया, कंपनी के शेयर्स परचेज करने में इन्वेस्ट कर दिए और पता चल रहा है जी अकाउंट में ही पड़े पैसा। हम ये नहीं चाहते कि पैसा अकाउंट में पड़ा रहे, हम चाहते हैं कि कंपनी इससे आगे न्यू एसेट्स परचेज करे, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग के काम में लगाए पैसे को। तो जी 1 साल के अंदर अंदर कंपनी क्या परचेज करे, कहता है जी न्यू एसेट्स परचेज करे। अगर कंपनी ने 1 साल के अंदर अंदर न्यू एसेट्स परचेज नहीं किए तब भी जो एग्जम्पशन मिलने वाली है वो सारी वापस ले ली जाएगी। ठीक है, तो जी द कंपनी हैज विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन द इक्विटी शेयर्स बाय द एसएससी यूटिलाइज्ड दिस अमाउंट फॉर द परचेज ऑफ न्यू एसेट्स, क्या है वो, प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, द अमाउंट ऑफ नेट कंसिडरेशन विच हैज बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी फॉर द इशू ऑफ शेयर्स टू द एसएससी टू द एक्सटेंट it is not utilized by the company for the purchase of the new asset before the due date of furnishing the return by the company shall be deposited by the company before the said due date in the capital gain scheme account। अब जी मान के चलते हैं कि 17/8/2018 में मैंने अपना घर सेल किया था। ठीक, तो जी मैंने कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, सब्सक्राइब कर लिया कंपनी के शेयर्स। कब सब्सक्राइब करें, लेट्स से 1/1/2019। ठीक, अब जी कंपनी को इस ड्यूरेशन से 1 साल के अंदर अंदर न्यू एसेट्स परचेज करनी है, मतलब 1/1/2019 से 1/1/2020 तक न्यू एसेट्स परचेज करनी है। पर कंपनी को लेट्स से रिटर्न यहाँ फाइल करनी है। तो जब कंपनी को रिटर्न फाइल करनी है तो उसमें कंपनी क्या शो करेगी, अगर कंपनी ने अभी तक न्यू एसेट्स सारे पैसों की परचेज नहीं करी तो
50 लाख के शेयर्स मैंने परचेज किए थे, कंपनी को 50 लाख के न्यू एसेट्स परचेज करने थे। अभी तक मान के चलते हैं, ये डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न है, डेट ऑफ रिटर्न है ये, मान के चलते उस 50 लाख में से कंपनी ने अभी तक सिर्फ 30 लाख रुपए न्यू एसेट्स में इन्वेस्ट करे हैं। तो कहता है कोई दिक्कत नहीं है, रिटर्न फाइल करो, आप रिटर्न में शो करो जी ऐसे ऐसे 50 लाख रुपए की सब्सक्रिप्शन हमारे पास आई है, 30 लाख रुपए हम इन्वेस्ट कर चुके हैं, 20 लाख रुपए आप ये डेट ऑफ रिटर्न से पहले ही कैपिटल गेन स्कीम में डिपॉजिट करवा दीजिए, ठीक है। और फिर डिपॉजिट करवाने के बाद वो आप इस पीरियड के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं। इफ द अमाउंट सो इन्वेस्टेड, if the amount so deposited is not utilized wholly or partly for the purchase of new assets, then unutilized amount shall be charged under section 45 as the income of the assessee for the previous year in which the period of 1 year from the date of the subscription in equity shares by the assessee expires, and the company shall be entitled to withdraw such amount in accordance with the scheme। तो जी अब ये 30 लाख रुपए तो कंपनी इन्वेस्ट कर चुकी थी, और जो 20 लाख रुपए थे वो कहता है जी कैपिटल गेन स्कीम में डिपॉजिट करवा दिया था। अब जी इसमें से कंपनी ने सिर्फ 10 लाख रुपए ही यूज़ कर रहे हैं फॉर परचेजिंग द न्यू एसेट्स, मतलब ये टाइम पीरियड ख़त्म हो गया 1 साल का, अभी भी कंपनी ने 10 लाख रुपए यूज़ नहीं करे। 30 लाख रुपए यहाँ पर यूज़ किए, 10 लाख रुपए यहाँ पर यूज़ किए, पर अभी भी 10 लाख रुपए यूज़ नहीं किए 50 लाख में से। तो जी एसएससी ने तो 50 लाख रुपए के शेयर्स परचेज कर लिए थे, 31 जुलाई को डेट ऑफ अपनी रिटर्न फाइल करी, उसमें 50 के 50 लाख का एग्जम्पशन क्लेम कर लिया, लेकिन कंपनी ने तो कंडीशन फुलफिल नहीं करी, 50 लाख रुपए न्यू एसेट्स परचेज करने में यूटिलाइज नहीं करे। तो कहता कोई नहीं, ये कौन से प्रीवियस ईयर में ये जो डेट आ रही है, कौन से प्रीवियस ईयर में आ रही है, कहता है जी प्रीवियस ईयर 2019-20 में आ रही है। तो कहता कोई नहीं, 2019-20 में ये 10 लाख रुपए एसएससी की जो ये ए था जिसने अपना हाउस सेल किया था, कहता है 10 लाख रुपए 2019-20 में एसएससी की इनकम कंसीडर की जाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी 50 लाख का पूरा एग्जम्पशन क्लेम कर चुका है, रिटर्न भी फाइल कर चुका है, राइट, 18-19 की रिटर्न भी फाइल कर चुका है, एग्जम्पशन भी क्लेम कर चुका है। तो जी कोई बात नहीं, लेकिन 40 लाख रुपए ही कंपनी ने आगे इन्वेस्ट करे न्यू एसेट्स में, तो 10 लाख रुपए की जो एग्जम्पशन ऑलरेडी एसएससी को मिल चुकी थी, एग्जम्पशन का कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, कंपनी का एग्जम्पशन से कोई लेना देना नहीं है, एग्जम्पशन का तो सिर्फ एसएससी से लेना देना है, राइट। तो कहता है जो 50 लाख रुपए के एग्जम्पशन ऑलरेडी एसएससी क्लेम कर चुका था, उसमें से 10 लाख रुपए इनकम कंसिडर की जाएगी 2019-20 में एसएससी की, और इस एसएससी को 2019-20 में इस इनकम के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है जी, आ जाइए जी एग्जम्पशन लिमिट क्या है। पहले तो मैंने वही समझाया हुआ है जो सेक्शन में लिखा हुआ है, लेकिन उसके बाद मैंने इजी लैंग्वेज में भी समझाया हुआ है ताकि आप इसको ना बेसिकली इंटरप्रेट कर सको। अगर सेक्शन में ऐसा लिखा हुआ था तो इजी में कैसे इंटरप्रेट कैसे करना चीज़ों को, ठीक है, तो थोड़ा सा आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। कहता है इफ द अमाउंट ऑफ नेट कंसीडरेशन इज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, मान के चलिए कि मैंने शेयर्स 50 लाख के परचेज किए थे, और जो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट है जो कंपनी ने परचेज किए हैं, मान के चलिए कि वो 40 लाख के थे। सो मच ऑफ द कैपिटल गेन एज इट बियर्स टू द होल ऑफ द कैपिटल गेन द सेम प्रोपोर्शन एज द कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट बियर्स टू द नेट कंसिडरेशन शैल नॉट बी चार्जेबल टू। तो कुल मिलाकर, अच्छा ये जो 50 लाख मैंने इन्वेस्ट किए थे अपना घर बेचकर, इसमें से लेट से 10 लाख मुझे कैपिटल गेन हुआ था, लेकिन मैंने सारे 50 लाख के शेयर्स परचेज कर लिए थे, 10 लाख मुझे कैपिटल गेन हुआ था। ठीक, कंपनी ने इन्वेस्ट कितना किया, कहता है जी 40 लाख न्यू एसेट में। तो जी अब ये रेशो क्या बनी, कहता है जी 40 लाख अपॉन में 50 लाख, ये रेशो बनी हमारे पास। कितना आएगा ये, कहता है जी 4/5, कितना आएगा 4/5। तो जी कैपिटल गेन का भी कितना एग्जम्प्टेड होगा, 4/5। कैपिटल गेन का भी कितना एग्जम्प्टेड होगा, 4/5, मतलब 8 लाख एग्जम्प्टेड होगा, और बाकी के 2 लाख पे टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये चीज़ कह रहे थे कि ये 10 लाख बेसिकली वहाँ कैपिटल गेन इज टैक्सेबल, होल कंसिडरेशन इज नॉट टैक्सेबल,
तो इसमें से मतलब 2 लाख कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा 2019-20 में। ठीक, वो मुँह से पूरी सेल कंसिडरेशन ही निकल जाती है। तो आई थिंक आपको क्लियर होगा एक ही लाइन में सारा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि भैया ना तो एसएससी अपने शेयर्स को सेल करेगा 5 साल के अंदर अंदर, और ना ही कंपनी न्यू एसेट्स को सेल करेगी 5 साल के अंदर अंदर। अगर एसएससी ने अपने शेयर सेल कर दिए या कंपनी ने अपनी एसेट सेल कर दी, तो भैया जिस प्रीवियस ईयर के अंदर एसएससी अपने शेयर सेल करेगा या कंपनी अपनी एसेट सेल करेगी, उसी प्रीवियस ईयर में जितनी भी एग्जम्पशन मिली थी पहले, वो सारी क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ ऐड की गई है कि भैया अगर न्यू एसेट्स क्या है, कंप्यूटर है या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो कंपनी ने परचेज की थी, तो 5 साल की जगह वर्ड्स क्या हो जाएंगे 3 इयर्स। कि भैया अगर एसएससी ने 3 साल के अंदर अंदर या कंपनी ने 3 साल के अंदर अंदर अपनी एसेट सेल कर दी, तो फिर एग्जम्पशन विल बी ओवर। ठीक है, जितना पहले एग्जम्प्टेड था वो सारा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस सेक्शन, आई थिंक ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सबसे ऊपर सबसे पहले हमने यही कवर किया था कि जी जनरल केस के अंदर तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होनी चाहिए 31 डे ऑफ मार्च 2017 तक। इसके बाद अगर ट्रांसफ़र हो रही है प्रॉपर्टी, तो फिर आप इस सेक्शन के अंदर डिडक्शन या एग्जम्पशन क्लेम नहीं कर सकते। और एलिजिबल स्टार्टअप के केस के अंदर जो है वो डेट क्या थी, 31 डे ऑफ मार्च 2019। तो सबसे पहला जो हमने पढ़ा था वो यही पढ़ा था इसके अंदर। एलिजिबल स्टार्टअप क्या है जी, माइंड में आ रहा होगा। कहता है जी वही जो एक्सप्लेन किया हुआ है सेक्शन 80 IAC में। अब जी सेक्शन 80 IAC में क्या एक्सप्लेन किया हुआ है वो हम ग्रॉस डिडक्शन में देखेंगे, चैप्टर ग्रॉस डिडक्शन में। यहाँ पर मैं इस टॉपिक को और ऐड नहीं कर रहा, वैसे बहुत कुछ है बताने के लिए इस चैप्टर में, तो हम स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये हम बस इतना याद रखिएगा कि एलिजिबल स्टार्टअप को कहाँ डिफाइन किया हुआ है, सेक्शन 80 IAC में। ठीक है जी। एलिजिबल कंपनी क्या है जी, हमने कहा ना कि भैया ये ए ने अपना हाउस सेल करके कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, एलिजिबल कंपनी में। ये जो कंपनी क्या है, कहता है दिस मस्ट बी एन एलिजिबल कंपनी। तो एलिजिबल कंपनी का नाम मतलब क्या है, कहता है जी मान के चलिए कि इस प्रीवियस ईयर में आपको कैपिटल गेन हुआ है, लेट्स से 2018-19 में, और इस असेसमेंट ईयर में आप डिडक्शन क्लेम करना चाहते हो, मतलब 2019-20 में डिडक्शन एग्जम्पशन क्लेम करना चाहते हो। ठीक है, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न ये है जी, लेट्स से 1 जुलाई 2019 सॉरी। ठीक है, तो कंपनी यहाँ से यहाँ तक मतलब 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 जुलाई 2019 तक कहीं भी इनकॉर्पोरेट हुई हो। इस ड्यूरेशन में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई हो कहाँ पर, इंडिया में। इस ड्यूरेशन में कहीं भी इनकॉर्पोरेट हुई हो इंडिया में। ठीक है, तो इट इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम द 1st day of April of the previous year relevant to the assessment year in which the capital gain arises to the due date of furnishing of the returns of the income। तो ड्यू डेट क्या है, 31 जुलाई, और कहाँ से स्टार्ट होना है, कहता है जी 1 अप्रैल प्रीवियस ईयर के। ठीक है, इट इज़ एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ आर्टिकल्स और थिंग्स और इन एन एलिजिबल बिजनेस। It is a company in which the SSC has more than 50% shares or more than 50% voting rights after the subscription in the shares by the SSC। तो जी जो आप पैसा इसके अंदर लगा चुके हो या जो अभी लगा रहे हो, टोटल मिला के 50% से ज़्यादा आपके पास शेयर्स होने चाहिए या वोटिंग राइट्स होने चाहिए, कुल मिला के आपकी कंपनी होनी चाहिए। तो जी एग्जम्पशन इसलिए दी जा रही है कि आप अपना घर बेचकर पैसा लगा रहे हो बिजनेस में, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के अंदर आपकी कंपनी है, यू आर हैविंग मोर देन 50% शेयर से 50% वोटिंग राइट्स। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग फील्ड के अंदर है कंपनी, बाकायदा मेड इन इंडिया वाला जो कंसेप्ट है
उसको प्रमोट करने के लिए एग्जम्पशन दी गई है। और इट इज़ अ कंपनी विच क्वालिफाइज टू बी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज अंडर द, या तो स्मॉल एंटरप्राइज या मीडियम एंटरप्राइज अंडर द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज एक्ट 2006। तो छोटी इंडस्ट्री में कंसिडर करेंगे एंटरप्राइज में, या मीडियम में कंसिडर की जाएगी, तभी आप एग्जम्पशन ले सकते हो, राइट। अदरवाइज एग्जम्पशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास सेक्शन खत्म हुआ। अब नेक्स्ट आ जाइए जी, एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर एक्वायरिंग न्यू एसेट्स और डिपॉजिटिंग और इन्वेस्टिंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन। देखिए अलग अलग सेक्शंस के अंदर हम लोग पढ़ते आए हैं कि भैया आपने एसेट ट्रांसफ़र कर दी है, कैपिटल गेन इन्वेस्ट कीजिए या कैपिटल गेन डिपॉजिट करवाइए, या दो सेक्शंस में हमने ये भी पढ़ा कि पूरा का पूरा जो नेट कंसिडरेशन है वो इन्वेस्ट कीजिए, इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे तो डिपॉजिट करवाइए। चलिए जी, टाइम लिमिट दी गई, बाकायदा टाइम फ्रेम दिया गया। चलिए जी, कहता है मान के चलो मेरी एक कैपिटल एसेट थी, मेरा एक लेट से प्लॉट था जो मैंने ट्रांसफ़र नहीं किया बल्कि कंपल्सरी गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया। कंपल्सरी एक्विजिशन वाला केस है, गवर्नमेंट ने कंपल्सरी एक्वायर कर लिया। अब जी कंपनसेशन तो मिलते से मिलेगा, गवर्नमेंट वाला केस है, 2 साल हो सकता है, 3 साल हो सकता है, कंपनसेशन 2 साल बाद मिले, 3 साल बाद मिले। आप कह रहे हो जी ये डेट ऑफ रिटर्न से पहले या तो इन्वेस्ट करो या स्कीम वाले अकाउंट में डिपॉजिट करवाओ। भैया मेरे तो जेब में पैसा आया नहीं गवर्नमेंट से अभी तक, गवर्नमेंट ने दिया ही नहीं कंपनसेशन, तो इन्वेस्ट कैसे करूं या डिपॉजिट कैसे करवाऊं। कहता है ऐसे केस के अंदर जहां पर कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ है और अमाउंट ऑफ कंपनसेशन अभी तक मिला ही नहीं एसएससी को ऑन द डेट ऑफ सच ट्रांसफर, तो उस केस में पीरियड फॉर एक्वायरिंग द न्यू एसेट बाय द एसएससी या फिर पीरियड अवेलेबल फॉर डिपॉजिटिंग और इन्वेस्टिंग द अमाउंट शैल बी रिकॉन्ड। कब से माना जाएगा, कब से चालू माना जाएगा? फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द कंपनसेशन। तो जो उस केस के अंदर कहता है आपको डेट ऑफ ट्रांसफर नहीं देखनी है बल्कि डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंपनसेशन देखनी है, और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंपनसेशन के अकॉर्डिंग माना जाएगा कि इतने टाइम के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है या इतने टाइम के अंदर आपको पैसा डिपॉजिट करवाना है इन द स्कीम। ठीक, तो कुल मिला के आपको रिलैक्सेशन दे दी गई है कि अगर आपको गवर्नमेंट से पैसा मिला ही नहीं कंपनसेशन का, तो आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे या कैसे आप डिपॉजिट स्कीम में जमा करवाएंगे, कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में जमा करवाएंगे। तो उस केस में बड़ी सिंपल सी बात कही गई कि भैया आपका टाइम ही तब से शुरू होगा जब आपको पैसा मिल जाएगा, उससे पहले आपका टाइम शुरू ही नहीं होगा। ठीक है जी, तो मुझे तो लग रहा था कि आज की क्लास में हम लोग ख़त्म कर देंगे कैपिटल गेन, बट आई थिंक एक और क्लास लगानी पड़ेगी क्योंकि ये क्लास लंबी हो जाएगी।